भूत प्रेत, झाड़ फूक और एबनॉर्मल चीज़ें, ये सब हम सबकी समझ से बाहर होती हैं। लेकिन जहाँ हम सभी के लिए ये सब अनजान चीज़ें और ख़तरनाक अनुभव होते हैं, वहीं पे कुछ लोगों का प्रोफेशन या पैशन इन्हीं सब के इर्द गिर्द घूमता है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रूथ लीकेज में, जहाँ पे हम आपको सच्चाई से अवगत कराते हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो तो उसे लाइक भी करिए। धन्यवाद। वैसे तो कई हीरोज़ होते हैं फिल्मों में काम करने वाले, जो सिर्फ नाम के हीरो होते हैं पर काम के नहीं। लेकिन कुछ किरदार सच्चाई में ऐसे भी होते हैं जो काम तो हीरो वाले करते हैं, लेकिन हम में से कम ही उन्हें जानते हैं। मेरी इस बात को सुन के आपके मन में कई नाम उठे होंगे, जैसे डॉक्टर्स, आर्मी ऑफिसर्स या पुलिस ऑफिसर्स और बहुत। लेकिन एक और हीरो का नाम आप सबको जानना चाहिए, जिन्हें हम कहते हैं पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स। वैसे तो इनका काम होता है इन्वेस्टिगेट करना कोई भी एबनॉर्मल थिंग, लेकिन अगर वो हाथ से निकल जाए तो इनको एक्सॉर्सिज्म करना भी आता ही है। आज हम ऐसे ही एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की बात करने जा रहे हैं, जिनको शायद आप जानते हो या ना जानते हो, लेकिन उनकी स्टोरी सुनने के बाद आप उनको भूल नहीं पाएंगे। तो बात है 2 सितंबर 1984 की, जब बिहार के पटना में इनका जन्म होता है एक अच्छी फैमिली में। आज हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं उनका नाम है गौरव तिवारी, फाउंडर ऑफ इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी। गौरव तिवारी, जिनकी शायद किस्मत को मंजूर नहीं था उनका नॉर्मल जीवन जीना, इसलिए उनकी ज़िंदगी में कई मोड़ आते रहे। अपनी 12th तक की पढ़ाई करने के बाद अपने परिवार का सपना लेकर यूएस के फ्लोरिडा शहर में पहुंचते हैं, सपना कमर्शियल पायलट बनने का। 21 साल की उम्र में वो फ्लोरिडा में शिफ्ट होते हैं। उससे पहले उन्होंने कई मूवीज़ में काम कर लिया था, जैसे 16 दिसंबर, टैंगो चार्ली। अब फ्लोरिडा में पहुंचने के बाद वो डी लैंड में अपार्टमेंट लेते हैं, जिसमें उनके साथ उनके 3 और रूममेट्स रह रहे थे। कई दिनों तक उस अपार्टमेंट में सब कुछ नॉर्मल रहता है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। लेकिन कुछ दिनों बाद ईयर 2007 में उनको अपने अपार्टमेंट में अजीब अजीब सी चीज़ें होती दिखाई देने लगती हैं, जैसे किसी का टेरेस पर ज़ोरों से चलना, खुसफुसाहट की आवाज़ें, परछाइयाँ दिखाई देना, और कई बार तो उनको एक छोटी बच्ची ही दिखाई देती थी। अब ये सब उनके लिए बहुत ही अजीब अनुभव था। इन्हीं सब के चलते उन्होंने वो अपार्टमेंट छोड़ दिया। अब उन्होंने अपना एविएशन का कोर्स तो कंप्लीट कर लिया था, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद उनकी दिलचस्पी अब किसी और चीज़ में लग ही चुकी थी। उनकी ज़िंदगी ने नया मोड़ ले लिया। उन्होंने पैरानॉर्मल एंड यूएफओ इन्वेस्टिगेटर्स की पढ़ाई करनी चाहिए। ये बात जब उन्होंने अपने पेरेंट्स से शेयर करी तो उनको इसके लिए सीधा या साफ मना कर दिया गया। उसके पीछे के कुछ कारण थे कि उनकी फैमिली पहले तो इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करती थी, और दूसरा सबसे बड़ा कारण था कि इसमें ना तो अच्छे पैसे मिलेंगे ना अच्छी लाइफस्टाइल। लेकिन गौरव ने उसको अपना प्रोफेशन नहीं बल्कि पैशन बनाया था और चल दिए उसकी तरफ, उस फील्ड में हायर स्टडीज़ करने। जैसे उन्होंने मेटाफिजिक्स पढ़ी और सर्टिफिकेशंस प्रोग्राम्स किए पैरानेक्सेस ग्रुप के ज़रिए, और इन सब को करने के बाद वो एक सर्टिफाइड पैरानॉर्मल एंड यूएफओ इन्वेस्टिगेटर बन गए। वैसे तो उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में बहुत सारी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस करी हैं, लेकिन उनके पास कई और डिग्री, कई चीज़ों का एक्सपीरियंस भी था, जैसे कि पायलट, टेलीविज़न प्रेजेंटर, एक्टर और यूएफोलॉजिस्ट। अब अपना सर्टिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद वो इंडिया 2009 में वापस आ जाते हैं और स्टार्ट करते हैं इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी, जिसमें और कई लोग उनके साथ उनके काम में उनका साथ देते हैं। अपने पूरे जीवन काल में उन्होंने 6000 या उससे भी ज़्यादा केसेस को सॉल्व किया। कहते हैं कि अगर उनके हाथ में कोई केस लग जाता था तो वो उसे सॉल्व करने के बाद ही चैन से बैठते थे। वो अपने केस को सॉल्व करने के लिए साइंटिफिक टूल्स जैसे ईएमएफ मीटर्स, रिकॉर्डर्स, इन सब का यूज़ करते थे, और अपने केस को सॉल्व करने के लिए साइंस का ही इस्तेमाल करते थे, जैसे कई सारी थ्योरीज और बहुत कुछ।
गौरव तिवारी के कुछ फेमस केसेस जैसे भानगढ़ फोर्ट इन्वेस्टिगेशंस, मुकेश मिल्स इन्वेस्टिगेशन, लंबी दिहोर माइंस इन्वेस्टिगेशन और ब्रूनो केस और बहुत सारे डोमेस्टिक केसेस भी शामिल हैं। उनको कई सारे टीवी शोज़ में भी देखा गया, जैसे भूत आया, फियर फाइल्स, हॉन्टेड वीकेंड्स विद सनी लियोनी और कई फियर फाइल्स के एपिसोड्स तो उनके ही केस से प्रभावित होकर बनाए गए हैं। आज के टाइम पे उनके ऊपर एक शो आता है भय, जिसको आप देख सकते हैं एमएक्स प्लेयर पे। अब उनके इन्वेस्टिगेशन करने का तरीका बहुत ही अलग था। मतलब उनका जो इन्वेस्टिगेशन था वो बहुत ही अच्छे लेवल पे, बहुत ही सही तरीके से किया जाता था। क्योंकि सबसे पहले अगर वो किसी स्पेसिफिक पर्सन पे इन्वेस्टिगेशन या पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करने जाते थे तो सबसे पहले वो देखते थे कि कोई या उस पर्सन को कोई मेंटल हेल्थ इशू तो नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मेंटल हेल्थ ख़राब होने की वजह से लोग जो होते हैं वो ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करने लगते हैं और इसको जो दूसरे उनके आसपास लोग होते हैं वो भूत प्रेत का साया समझ लेते हैं। तो वो इन सब का ध्यान रखते थे कि पहले वो उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स को एक बार ढंग से देख लें कि क्या उसको कोई मेंटल हेल्थ इशू नहीं है, उसके बाद ही वो अपना केस या अपनी इन्वेस्टिगेशन उस पर परफॉर्म करते थे। और वो ट्राई करते थे कि अगर उसके ऊपर कोई ऐसा नेगेटिव एंटिटी हावी हो रही हो तो सबसे पहले वो उससे बात करके, उस नेगेटिव एंटिटी से बात करके उस केस को सॉल्व करने का पूरा ट्राई करते थे। गौरव का करियर बहुत अच्छा चल रहा था, उनकी ज़िंदगी अच्छी चल रही थी, अच्छा पैसा, नाम, धीमे धीमे सब मिल गया था। लेकिन शायद वो शख्स ही जानता था कि उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्योंकि शायद वो अंदर ही अंदर डिप्रेशन का शिकार हो रहे थे। अब टाइम आता है 28 जनवरी 2016। उनकी शादी आर्या कश्यप तिवारी नाम की एक लड़की से हो जाती है। उनकी लाइफ ट्रैक पर थी, अच्छी मैरिज लाइफ, अच्छा करियर, सब कुछ। लेकिन फिर भी कुछ ऐसा था जो उन्हें अंदर ही अंदर खा रहा था। वो डिप्रेस्ड रहने लगे थे। यही सब चल रहा होता है कि एक दिन अचानक से किसी अननोन पर्सन का कॉल आता है। वो कॉल जनकपुरी वेस्ट दिल्ली से था। वहाँ से एक आदमी बोलता है कि उसकी लड़की अजीब हरकतें कर रही है। उसे लगता है कि उस पर 10 से 12 आत्माओं का साया है। 6 जुलाई 2016 उनकी टीम उनके केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जा रही थी। क्योंकि गौरव तिवारी की तबीयत थोड़ी सी उस टाइम पे ठीक नहीं थी तो वो नहीं जा रहे थे, उनकी टीम ही उस केस को हैंडल करने वाली थी। लेकिन जब वो सुनते हैं कि उस बच्ची की तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो वो खुद डिसाइड करते हैं उस केस को इन्वेस्टिगेट करने का। उनमें से एक टीम मेंबर उनसे कहता है कि अगर उनकी तबीयत ना ठीक हो तो वो रहने दें, उनकी टीम हैंडल कर लेगी। लेकिन वो कहते हैं नहीं, मैं ठीक हूँ। टीम पूरा तैयारी करती है, जो सामान उनको ले जाना था, और सब गाड़ी में बैठते हैं। गौरव सर आगे की कार में आगे फ्रंट सीट पे बैठे होते हैं, काफ़ी शांत। तो उनमें से एक टीम मेंबर पूछता है कि सर आप आजकल बहुत सीरियस रहने लगे हैं, मतलब तो बहुत शांत से रहने लगे हैं। तो वो बताते हैं कि पता नहीं, पर मुझे अंदर से कुछ खा रहा है धीमे धीमे। ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे अंदर है जो मेरे हार मानने का इंतज़ार कर रहा है। कुछ समय बाद वो सब उस बिल्डिंग के पास पहुंच जाते हैं जहां उनको अपना अगला केस या शायद गौरव सर का आखिरी केस परफॉर्म करना था। गाड़ी से उतरते ही उनको एक लड़की की काफ़ी तेज़ चीखने या चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। गौरव सर और उनकी टीम सब इक्विपमेंट्स निकालती है गाड़ी से और वो उस बिल्डिंग में इंटर होते हैं। बिल्डिंग में इंटर होते ही वो लड़की और तेज़ से चिल्लाने लगती है, और जैसे जैसे गौरव सर उस फ्लैट के नज़दीक पहुंचते हैं वैसे वैसे वो और ज़्यादा तेज़ चिल्लाने लगती है। गौरव तिवारी उस लड़की के कमरे में जाते हैं, और जैसे ही वो उसके कमरे में जाते हैं वो एकदम चुप हो जाती है, एकदम शांत। उस लड़की के पिता गौरव को देखते हैं और कहते हैं सर आप ही उसको बचा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये ऐसे ही चिल्ला रही है, लेकिन इतने दिनों में आज आपको देख के वो अचानक से चुप हुई है। गौरव तिवारी उस लड़की के पिता से पूछते हैं कि क्या इसकी कोई क्या इसको कोई मेंटल हेल्थ का इशू है या कुछ भी मेडिकल प्रॉब्लम। तो उसके पिता बताते हैं कि नहीं, मेरी बच्ची एकदम नॉर्मल थी, कॉलेज जाना, दोस्तों से मिलना, लेकिन कुछ दिन पहले ये कॉलेज से घर आती है और उसके बाद अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है।
और तब से ना किसी से बोलती है ना बात करती है, बस चीखती है और अपने आप को मारती है, और अगर उसे रोको तो और चीखती है। एक रात 3 बजे हम लोग अपने कमरे में सो रहे थे जब ये मेरे कमरे में आती है। हम खुश हो जाते हैं, हमको लगता है कि शायद हमारी बच्ची ठीक हो गई। लेकिन जब हम उसके पास जाते हैं और उस देखते हैं तो उसके हाथ में एक चाकू था। वो चाकू हम लोगों को मारने के लिए लाई थी शायद, या वो हम लोगों को मारना चाहती थी। उसके बाद से इसकी हालत ऐसी हो गई है कि ये लगातार बस चिल्लाए जा रही है। ये सारी बात सुनने के बाद गौरव सर को थोड़ा सा अजीब लगता है। गौरव सर अपनी टीम से इक्विपमेंट्स इंस्टॉल करने के लिए कहते हैं, जो कैमराज, ईएमएफ मीटर्स वो लोग लाए थे, तो सारे उनके घर में इंस्टॉल किए जाते हैं। गौरव तिवारी उस लड़की के कमरे में जाते हैं और वो लड़की उन्हें देख के मुस्कुराने लगती है, जैसे कि वो उन्हें पहले से जानती हो। ये बड़ा ही अजीब था, लेकिन उसे उससे भी अजीब था कैमरा की हरकतें। वैसे नॉर्मली जब कहीं पे भी कोई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन होती है तो उसमें क्या होता है कि जो भी कैमरास रखे होते हैं या जो भी ईएमएफ मीटर्स रखे होते हैं, उसमें 1 या 2 ही डिवाइस ऐसे होते हैं जो ब्लिंक करते हैं या जो अजीब हरकतें करते हैं। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। उस घर में जितने भी 10 से 12 कैमरास या ईएमएफ मीटर्स लगे हुए थे, वो सारे ही ब्लिंक कर रहे थे और अजीब से हरकतें, मतलब अजीब सा ईएमएफ मीटर्स में फ्रिक्वेंसीज शो हो रही थी। ये चीज़ बड़ी ही अनयूजुअल थी उनकी टीम मेंबर्स के लिए, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था कि 12 से 15 कैमरा जो उस घर में थे, सबके सब कैमरास ब्लिंक कर रहे थे। उनमें से एक टीम मेंबर कैमरा चेक करता है तो उसको हर कैमरा में एक अलग तरीके का साया दिखता है, जो उनको किसी कोने में खड़ा उन्हीं को घूर रहा होता है। ये सब देख के टीम मेंबर्स, जो और भी टीम मेंबर्स होते हैं, वो थोड़ा सा हड़बड़ा जाते हैं। उनमें से एक टीम मेंबर गौरव सर की तरफ भागता है और उनके पास जाके वो रूम में जैसे एंटर करता है, वो देखता है कि गौरव सर उस लड़की के सामने खड़े हैं और वो लड़की बैठी है अपने बेड पे और वो मुस्कुरा रही है, और गौरव सर एकदम डरे सहमे से उस लड़की के सामने खड़े हैं। अब ये पहली बार था किसी टीम मेंबर या किसी उनके साथ काम करने वाले जो लोग थे उनके लिए कि गौरव सर पहली बार ऐसा उनको डरे सहमे से दिखे थे। मतलब उनको ऐसा पहली बार लगा था कि गौरव सर जो हैं वो बहुत ही डर चुके हैं। तो वो जो टीम मेंबर था वो उनको 2-3 बार आवाज़ देता है। जब वो 2-3 बार आवाज़ देता है तो गौरव सर अचानक से हड़बड़ा जाते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ। लेकिन जो टीम मेंबर था वो बहुत ही उसको ये चीज़ अनयूजुअल लगती है, क्योंकि पहली बार ऐसा था कि गौरव सर किसी केस में ऐसे हड़बड़ाए थे और या थोड़ा सा डरे थे। वो लोग जब अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं कि कैमराज अचानक से सारे ब्लिंक कर रहे हैं और सब में हम लोग को कुछ ना कुछ दिख रहा है, तो गौरव सर का थोड़ा फेस जो था वो और उतर जाता है, उनको थोड़ा टेंशन सी आ जाती है। वो लोग फिर अपना नॉर्मली जो एग्जॉर्सिज्म होता है वो परफॉर्म करते हैं और जो पूरा वो लोग चीज़ें करते थे वो उस घर में करते हैं और सब कुछ उस घर में शांत हो जाता है। फिर वो लोग निकलने वाले होते हैं तो गौरव सर एक बात बोलते हैं, और वो बात वो उन जितने भी उन्होंने सारे केसेस सॉल्व किए थे वो हर केस में ज़्यादातर वो जहाँ पे भी एग्जॉर्सिज्म करते थे वहाँ पे वो बात बोलते थे। ये बात टीम मेंबर्स को बड़ी अनयूजुअल, बहुत ही अजीब लगती थी कि मतलब ऐसा क्यों कहते हैं गौरव सर। वो बात थी कि यहाँ पे जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज हैं वो सब इस प्लेस को छोड़ दो और सब मेरे साथ चलो। और यही बात टीम मेंबर्स को बड़ी अजीब लगती थी, क्योंकि जिस आदमी ने 6000 से ज़्यादा केसेस सॉल्व किए हैं और हर केस में मतलब जितने भी एग्जॉर्सिज्म के केसेस रहे हैं उसमें उन्होंने यही बोला है, तो सोचो अगर वो कितनी आत्मा या कितनी नेगेटिव एंटिटीज़ को अपने साथ लेके चल रहे हैं। ये टीम मेंबर्स के लिए बड़ा ही अजीब था। सब कुछ हो जाता है, फिर ये लोग अपना सामान उठाते हैं, पैक करते हैं और घर की तरफ वापस आ रहे होते हैं। तो जो टीम मेंबर उनको ये जो वहाँ पे हो रहा था वो बताने गया था, वही टीम मेंबर उनसे क्वेश्चन करता है कि सर जब मैं आपके पास अचानक से आपके रूम में गया था जहाँ पे आप उस लड़की से बात कर रहे थे, तो आप एकदम शांत से क्यों खड़े थे और जब मैंने आपको आवाज़ लगाई तो आप ऐसे हड़बड़ा क्यों गए। वो बात उन टीम मेंबर्स के लिए बहुत ही अजीब थी, क्योंकि पहली बार ऐसा था कि गौरव सर डरे थे, गौरव सर हड़बड़ा चुके थे।
तो गौरव सर बताते हैं कि जब मैं उस रूम में गया तब वो लड़की मुझे देख के मुस्कुराई जैसे वो मुझे पहले से जानती हो और मेरा ही इंतजार कर रही हो। उससे मैंने जब पूछा तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो और क्या मैं तुम्हें जानता हूँ, तो उसने कहा कि आ गए मुझे लेने, यहाँ पे मौजूद हर बला तुम्हें जानती है। ये बात ने मुझे जो है अंदर से एकदम डरा के रख दिया, क्योंकि मुझे तो लगा था कि उसके साथ एक या दो ही आत्माएं होंगी, लेकिन जिस तरीके से उसने बोला कि यहाँ पे हर बला, यहाँ की हर बला तुम्हें जानती है, मुझे लग गया था कि यहाँ पे बहुत सारी आत्माएं हैं जो मेरा पहले से इंतजार कर रही हैं। तभी मेरे पीछे, मुझे अपने ऊपर, मेरे गले पे कुछ अजीब सा महसूस होता है। मुझे लगता है कि कोई मेरे गले के पास आके सांस ले रहा है। तब तक तुमने मुझे आवाज दे दी। ये सब बातें हो ही रही थी कि तब तक करीब 1:30 बजे गौरव तिवारी अपने घर पहुंच जाते हैं। बहुत हड़बड़ाए हुए वो घर के अंदर एंटर करते हैं। उनकी वाइफ जो उनका पहले से वेट कर रही थी, तो वो उनसे पूछती हैं कि क्या हुआ, आप इतना डरे हुए क्यों हो। वो कुछ उनको बताते हैं और जाके सो जाते हैं या फ्रेश होके सो जाते हैं। उसके अगले ही दिन गौरव तिवारी को बाथरूम में 7 जुलाई 2016 को बाथरूम में डेड पाया जाता है। उनकी डेड बॉडी पे उनके गले पे एक ब्लैक स्पॉट, ब्लैक निशान था, बड़ा सा काला सा। और जब उनको उनकी केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तो उसमें मेडिकल रिपोर्ट्स जाती हैं जब, तो उसमें ऐसा एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आती है कि ना उनको कोई हार्ट अटैक आया था, ना ऐसा कोई इंटीरियर इंजरी थी, ना बाहर कुछ ऐसा इंटीरियर बाहर कोई इंजरी दिखी थी। बस गले पे एक निशान था और उनको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं थी। और वो गले पे निशान जो था उसके बारे में भी जो डॉक्टर्स थे वो नहीं पता लगा पा रहे थे कि वो किस चीज़ का निशान है। उनके केस को हैंडल कर रहे डीसीपी सुरेंद्र कुमार उसे एक सुसाइड बताते हैं, लेकिन कई लोग इंक्लूडिंग गौरव तिवारी के पिता इसे मर्डर ही मानते थे या मानते हैं। कई लोगों का कहना है कि वो वेस्ट दिल्ली का केस 1 मंथ पुराना है। कई लोग ऐसा कहते हैं कि वो जो वेस्ट दिल्ली जनकपुर का केस था वो 1 महीने से इस केस के बारे में या इस केस का इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन गौरव के पिता एक इंटरव्यू में बताया कि वो केस उनके मौत के 1 दिन पहले ही उनके पास आया था। उनकी वाइफ का इंटरव्यू जब हुआ तो वो अपने इंटरव्यू में बताती हैं कि उस रात जब गौरव आते हैं करीब 1:30 बजे, तो जब वो काफ़ी हड़बड़ाए हुए थे, तो जब वो उनसे पूछती हैं कि क्या हुआ, तो वो बताते हैं कि वो सब कुछ जो सब कुछ था वो सब वापस आ चुका है और वो मेरे ऊपर हावी हो रहा है और मुझे जो है वो मारना चाहता है। अब आप लोग बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो केस था, ये अनसॉल्व्ड मिस्ट्री जो है, ये क्या आप लोगों के हिसाब से मर्डर है या सुसाइड? अगर इस केस पे मेरी राय देखी जाए तो शायद वो सुसाइड था, लेकिन जो इंसान अपने पूरे जीवन में कभी हार नहीं माना, ये इतने दिन से डिप्रेशन में था और उसने हार नहीं माना, तो वो एक टाइम या उस केस के बाद ही उसको ऐसा क्या हुआ जो उसने सुसाइड कर लिया। लेकिन अगर मैं अपनी राय दूं तो वो एक सुसाइड तो नहीं था। उसको जरूर सुसाइड बता दिया गया क्योंकि वो केस सॉल्व नहीं कर पाया गया, लेकिन वो एक वेल प्लान्ड मर्डर ही था। बस प्लानिंग किसी इंसान ने नहीं, एक किसी ऐसे आदमी या किसी ऐसे ताकत ने करी थी जो हम लोग नहीं जान सकते हैं, हम लोग शायद ना भी आगे भी ना जान पाए। क्योंकि अगर वो सुसाइड होता तो पहले तो उनके जो गले पे निशान था वो पूरे गले पे होता, क्योंकि जब उस केस की फाइल में जब डीसीपी सुरेंद्र कुमार ने बताया कि वो सुसाइड, उन्होंने उस केस को बताया और तो सुसाइड उस पर बताया गया था कि उन्होंने लटक के सुसाइड कर लिया। लेकिन अगर उनको सुसाइड ही करना होता या अगर उन्होंने सुसाइड ही किया था तो पहले जो उनके गले पे निशान था वो पूरा होता, क्योंकि वो गला पूरा कवर्ड होता उस दुपट्टे से या उस निशान से। लेकिन उनकी जो डेड बॉडी मिली थी उस पर जो निशान था वो गले पे सिर्फ एक साइड पे काला सा निशान था जो बहुत गहरा था। इसलिए वो सुसाइड तो उसको हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, अगर वो मिस्ट्री अनसॉल्व्ड है तो
कुछ भी हो सकता है। इसलिए मुझे तो ऐसा लगता है कि ये एक मर्डर ही था। शायद किसी ऐसी चीज़ ने किया जिसे हम लोग ना जानते हों, ना कभी शायद जान पाएँ। बाकी आप लोग अपनी राय ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को ऐसी ही इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।